जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ी बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ी बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि हमारे मूल संविधान में जब संविधान लिखा गया था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8। इस बात की याद रखेंगे कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, 12 अनुसूचियां के में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे पूरी भारत। तो 12 अनुसूचियों के डिटेल्स में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है अनुसूची 1 में क्या बताया गया है कि भारत के सभी राज्य, वर्तमान में भारत में 28 राज्य है ना। तो भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों, केंद्र शासित कितने अभी वर्तमान में 9 राज्य है ना, 9 केंद्र शासित राज्य है। तो भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का जो वर्णन है, उल्लेख है, वह अनुसूची 1 में है। देखिए, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की चर्चा, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की चर्चा किस अनुसूची में है? 1 में। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों मतलब सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित राज्यों की उल्लेख है, वर्णन है, किस अनुसूची में है? 1 में। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी राज्य के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन होगा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा, तो बोला जाएगा कि किस अनुसूची के अंतर्गत हुआ? तो अनुसूची 1 के अंतर्गत हुआ, है ना, क्योंकि अनुसूची 1 में ही राज्यों के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित राज्यों के वर्णन किया गया अनुसूची 1 में। तो ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अनुसूची 2 की ओर। पदाधिकारियों का वेतन तथा भत्ते की चर्चा, पदाधिकारियों का वेतन तथा भत्ते की चर्चा, ये दोनों को हम एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे कि 2 में क्या है? पदाधिकारियों का वेतन तथा भत्ते की चर्चा, और 3 में क्या है? पदाधिकारियों का शपथ की चर्चा। शपथ एक वेतन, इसकी याद रखेंगे ऐसे, पहले 2 आता है, 3 आता है, वेतन तो शपथ। अब जैसे देखिए, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करना जाएगा तो बोलेगा उसको कि है ना, पूछेगा कि हमको कितना वेतन दीजिएगा। पहले वेतन के बारे में पूछेगा ना, तभी ना अपना हाँ बोलेगा, मैंने शपथ के रूप में हाँ बोलेगा, है ना। तो पहले 2 तो 3, तो पहले जो है वेतन के बारे में पूछेगा, उसके बाद शपथ लेगा, मतलब हाँ बोलेगा, है ना। मान भाई बोल कम पड़ेगा तो नहीं, है ना, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करेगा। इस प्रकार से पहले 2 तो 3, तो पहले वेतन तो शपथ, है ना। तो यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं। दो पदाधिकारियों का जो वेतन तथा भत्ते की चर्चा किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं कि है ना, कि किसको कितना वेतन मिलता है, तो इसकी याद रखेंगे। हम वेतन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अच्छी तरह से। पदाधिकारियों का वेतन कितना मिलता है, जैसे बात करें कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है 5 लाख, कितना मिलता है? 5 लाख रुपया प्रति मंथ। ठीक है, 5 लाख रुपया प्रति मंथ, मतलब 1 महीना में राष्ट्रपति को कितना मिलता है वेतन? तो 5 लाख रुपया, है ना। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का जो मिलता है 4 लाख, उपराष्ट्रपति का कितना मिलता है? 4 लाख रुपया प्रति मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति कितना हुआ? 4 लाख है। बात करते हैं राज्यपाल की। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों का जो वेतन है, राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष, दोनों का जो वेतन मिलता है 3,80,000, 3,80,000, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं 3.8 लाख, ये जो है 3.5 लाख है। राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जो है 3,50,000, 3.5 लाख है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है ना, ये है 2.8 लाख, मतलब 2,80,000 प्रति मंथ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपया प्रति मंथ है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, तो इसकी जो वेतन है 2.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के मेन होते हैं उनका वेतन कितना है 2,80,000। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हो गए हैं, और इसमें और बात कर लें CAG, CAG का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, तीनों का जो वेतन है, तीनों का वेतन कितना है बता दें आपको 2.5 लाख। कितना है 2.5 लाख रुपया प्रति मंथ, 2.5 लाख रुपया प्रति मंथ, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश तथा CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों का वेतन कितना है 2.5 लाख रुपया प्रति मंथ, है ना। अब बात करते हैं जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, इनकी जो वेतन होता है 2.25 मतलब 2,25,000 है ना, 2,25,000 इतना लाख रुपया प्रति मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,25,000, 2.25 का मतलब क्या हुआ 2,25,000 रुपया प्रति मंथ। तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है 2,25,000 रुपया प्रति मंथ होता है। कई बात की हम पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, है ना, इनका कितना वेतन मिलता है, एक बार से फिर से रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है 5 लाख प्रति मंथ, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यपाल का कितना मिलता है तो 3.5 लाख रुपया प्रति मंथ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 2,80,000, मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश CAG तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों को मिलता है 2,50,000। और ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन होता है 2,25,000 रुपया प्रति मंथ, है ना। तो हम इसके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं हम जो है पदाधिकारियों का शपथ की चर्चा। पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा मतलब कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ये सब के शपथ कौन दिलाएगा। तो शपथ की चर्चा किया गया है कितने में, अनुसूची कितना में किया गया है, तो शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में। याद रखेंगे, वेतन जो है 2 में और शपथ 3 में, है ना। इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि शपथ कौन किसको दिलाएगा। शपथ के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर शपथ के बारे में अगर बात करें, अगर शपथ के बारे में अगर बात किया जाए कि कौन किसको शपथ दिलाते हैं, तो बता दें कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले व्यक्ति होते हैं कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह दिलाएंगे, है ना, उसके अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में। इस बात की याद रखेंगे, राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है, सभी जो मंत्रियां होती है वो उसका भी शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। तो याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, चाहे तो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे तो अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीशों की जो शपथ दिलाते हैं कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अब बात करते हैं जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो होते हैं ना प्रत्येक राज्य में, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर एब्सेंट रहेंगे तो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह दिलाएंगे शपथ। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि शपथ के बारे में अगर बात करें, हम बात करते हैं शपथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो शपथ कौन किसको दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति होते हैं किसको किस शपथ दिलाते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं उपराष्ट्रपति हो गए, फिर बोले प्रधानमंत्री हो गए, फिर बोले मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद सभी मंत्रियों का, है ना, मंत्री परिषद। अब बात करें तथा
सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश इस सभी का जो शपथ दिलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है ना। तो इस बात को याद रखेंगे कि ये सभी का शपथ दिलाने वाले कौन हैं? तो राष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, तो मंत्रिपरिषद का शपथ दिलाते हैं कौन? प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश है ना, चाहे तो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे तो अन्य हो, सभी का शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और जो हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं? तो सभी न्यायाधीश का शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। इस प्रकार से हमने शपथ के बारे में चर्चा किया कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, अपसेट रहेंगे, तो अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम है वो शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति का शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ, मंत्रिपरिषद का शपथ तथा सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शपथ के बारे में हमने बात किया, तो शपथ के बारे में आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि कौन किसको शपथ दिलाते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे अनुसूची में। तो अनुसूची 1 में क्या था? अनुसूची 1 में था कि भारत के सभी राज्यों तथा सभी केंद्र शासित राज्यों का जो वर्णन है, चर्चा है, अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में जो है वेतन तथा भत्ते की चर्चा किया गया पदाधिकारियों का। अनुसूची 3 में जो है चर्चा किया गया शपथ का कि किस प्रकार किसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा, तो पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि की चर्चा है। यह बोल सकते हैं कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, इसकी चर्चा अगर बोले तो अनुसूची कितना में है? 4 में है। अनुसूची कितना में किया गया है? 4 में किया गया है। ठीक है ना, अनुसूची 4 में किया गया है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, आवंटन है, अनुसूची कितना में किया गया है? 4 में। अब चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से बंटवारा होता है। राज्यसभा में अधिकतम जो सीट की संख्या होती है 250 होती है ना। कितना होती है? 250। ये बात कर रहे हैं प्रारंभ में, स्टार्ट में बात कर रहे हैं। प्रारंभ की अगर बात करें तो पहले था क्या? 238 प्लस 12 बराबर 250। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं किसकी? राज्यसभा की, राज्यसभा। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो है ये क्या है? 233 प्लस 12 बराबर 245। मतलब इस बात को याद रखेंगे आप कि राज्यसभा में वर्तमान में जो सीटों का जो बंटवारा किया गया है अधिकतम, अभी वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? 245 है। लेकिन ऐसे संविधान में लिखा गया है कि राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या 250 होगा, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है। तो जो लिखा गया उस समय बताया गया था कि जो 238 सदस्य है, 238 सदस्य है, ये राज्यों के विधानसभा से आएंगे, राज्यों के विधानसभा से चुनकर आएंगे। और जो 12 सदस्य है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों से। इस बात को याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनयन किए जाएंगे, है ना। तब देखिए अभी जो वर्तमान में है ये 233 सदस्य जो है ये राज्यों के विधानसभा, राज्यों के कहां से आएंगे सदस्य? विधानसभा। अभी 12 हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होगा। इस बात की याद रखेंगे
कि जो वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या है 245 है और 233 सदस्य कहां से आएंगे, तो राज्यों के विधानसभा से आएंगे निर्वाचित चुनकर, और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाएगा। इस प्रकार से इसकी पूरी जानकारी आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। इसकी पूरी जानकारी जो है अनुसूची कितना में मिलता है, अनुसूची 4 में मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब हम जो बात करते हैं आगे अनुसूची 5 की। अनुसूची 4 आप याद हो गया होगा कि 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, कहां से सदस्य आएंगे, इसकी चर्चा किया गया अनुसूची 4 में, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। पूरे भारत के अनुसूचित जाति एससी तथा अनुसूचित जनजाति एससी के प्रशासन की चर्चा किया गया है। अनुसूची 5 में क्या किया गया है, जो पूरे भारत में चाहे जो 2800 राज्य तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों में जो चर्चा किया गया है, क्या किया गया है कि पूरे भारत में एससी तथा एसटी के प्रशासन की व्यवस्था किया गया, स्पेशल है ना, विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूची किस में चर्चा है, 5 में। अनुसूची 5 में जो है पूरे भारत में 2800 राज्य तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों में है ना, उसके एससी तथा एसटी के प्रशासन की चर्चा किया गया है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तो सिंपल है, 5 में याद रखेंगे। 5 में क्या है, तो 5 में है एससी तथा एसटी के प्रशासन की चर्चा। 5 में ऐसे याद रखेंगे, 5 में एससी तथा एसटी के प्रशासन की चर्चा। अब बात करते हैं अनुसूची 6 में क्या है, तो 5, 6 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 6 में क्या है कि 6 में ये है कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, वह 4 राज्य क्या है, असम, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा असम, वह 4 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वह 4 राज्य क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में एसटी के प्रशासन की चर्चा किया गया है। है ना, एससी के प्रशासन की चर्चा किया गया है। असम है ना, ऐसे याद रखेंगे, एम और टी एम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, तो AMTM याद रखेंगे, AMTM। और क्या है, एससी है, एससी मतलब क्या हुआ, तो अनुसूचित जनजाति। तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य AMTM, ए से क्या हुआ, असम, एम से मिजोरम, टी से एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, PM से मिजोरम, है ना। तो इस बात की याद रखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एससी के प्रशासन की विशेष चर्चा किया गया है, स्पेशल 4 राज्यों का, अनुसूची 5, अनुसूची 6 में, ठीक है। तो अनुसूची 5 से एक दूसरे से रिलेटेड है ना, यहाँ पे 2 और 3 रिलेटेड था, यहाँ पे 5 से एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, इस बात को याद रखेंगे। 5 में जो है पूरे भारत में एससी और एसटी की चर्चा किया गया है, लेकिन 6 में क्या कहा गया, 4 राज्य की स्पेशल एससी की चर्चा किया गया, विशेष प्रशासन की चर्चा किया गया है ना। अब बात करते हैं हम 7 की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, 7 के, शक्ति का बंटवारा या सूची की चर्चा। अनुसूची 7 में क्या कहा गया, 7 की ऐसे याद रखेंगे, 7 से सूची या 7 से 7, 7 से सूची और 7 से क्या हुआ, 7। तो अनुसूची 7 में जो है सूची की चर्चा किया गया। सूची के बारे में अगर बात करें तो सूची जो है ना, कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, याद रखें, मुख्य रूप से कितने हैं, 3। ऐसे 4 भी होते हैं, अपशिष्ट सूची, ठीक है। चौथा जो है अपशिष्ट सूची, लेकिन मेरे रूप से याद रखें 3 ही होते हैं। एक होते हैं संघ सूची, एक होते हैं राज्य सूची, एक होते हैं समवर्ती सूची। तो सूची की चर्चा किया गया। सूची की चर्चा थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग कि सूची मुख्य रूप से 3 प्रकार का, लेकिन इसे 4 प्रकार का होता है। अपशिष्ट सूची चौथा हो गया। तो आप इसके बारे में बात करते हैं, जो राज सूची हो गया, राज सूची पर कानून संघ सूची जो है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार को है, ठीक है। और राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, तो राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो दोनों का है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है इस पर, और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। तो इस बात को हम याद रखेंगे क्या, कि अगर बात करें शुरुआत में हम बोले मूल, अब बोले हैं वर्तमान, ठीक है। तो मूल में वर्तमान की बात करें तो मूल संविधान में संघ में शुरुआत में संघ सूची में 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में 100 है, याद रखेंगे। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय की चर्चा है, 100 विषय। इसी प्रकार राज्य में बात करें, शुरुआत में 47 था, शुरुआत में
66 था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया 61 है। इसमें अगर बात करें तो स्टार्टिंग में 47 था, लेकिन इसमें वर्तमान में अभी कितना है, तो इसमें वर्तमान में अभी आपका है 42। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा करें कि इसमें जो है 66 से 61 हो गया, इसमें 47 से 52 हो गया, मतलब इसका जो 5 विषय है इसमें चला गया है ना। 5 विषय मतलब राज्य सूची से याद रखेंगे कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में कर दिया गया। अब बात करते हैं कौन कौन से विषय है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन जो है किसे जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से संघ सूची में रखा गया। तो इस बात को याद रखेंगे। 5 विषय कौन कौन था, तो पहला विषय आपका शिक्षा हो गया, क्या हो गया शिक्षा। दूसरा जो हो गया पहला हो गया क्या हो गया शिक्षा, पहला विषय जो हो गया शिक्षा, ठीक है। दूसरा की बात करें तो माप तौल, दूसरा क्या हो गया माप तौल। तीसरा हो गया जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा हो गया जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। चौथा की अगर बात करें तो चौथा जो है वन्य एवं वन अभयारण्य है ना। और जो पांचवा है न्याय प्रशासन। तो याद रखेंगे कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया, ताकि ये 5 विषय पर दोनों कानून बना सके। जो कि शिक्षा जो है, शिक्षा पर पहले क्या था राज्य सूची में था, सिर्फ राज्य सरकार शिक्षा के बारे में सोच सकता है, लेकिन जब इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया तो शिक्षा के बारे में दोनों सोच सकता है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकता है, मिलजुल कर कानून बनाएगा कैसे होना चाहिए। जैसे इस प्रकार अभी जो है नई शिक्षा नीति लागू होने वाला 2022 में बना है ना नई शिक्षा नीति, तो वहाँ पे जो है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नई शिक्षा नीति बनाया है, इस बात की याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 विषय ये था, या इसका याद रखेंगे शिक्षा, मापतौल, शिक्षा हो गया पहला, दूसरा हो गया जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा हो गया मापतौल, चौथा हो गया वन अभयारण्य और पांचवा हो गया न्याय प्रशासन, ठीक है। तो इतना हम बार सूची के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे मानक भाषाओं की चर्चा। मानक भाषा की चर्चा आगे बात करें तो मूल संविधान में जो है 14 मानक भाषाओं की चर्चा किया गया था। कितने मानक भाषाओं की चर्चा किया गया था, तो मूल संविधान में 14 मानक भाषाओं की चर्चा किया गया था। अब 14 मानक भाषा की चर्चा किया गया था, अब कुछ संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है अलग से ही भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं 8 में क्या है मानक भाषाओं की चर्चा। अनुसूची 8 में है मानक भाषाओं की चर्चा। अगर यहाँ पे हम मानक भाषा की चर्चा करें तो मानक भाषा स्टार्टिंग में था 14, कितना था 14, स्टार्टिंग में 14 मानक भाषा था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है अभी किस प्रकार से बढ़ा है कि 14 + 1 + 3 + 4 बराबर कितना हो गया 22। तो वर्तमान में जो है मानक भाषा कितने हैं 22 हैं, टोटल कितने हैं 22, याद रखेंगे। स्टार्टिंग में तो 14 था, लेकिन जो है लेकिन 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 है, 21वां 1967 याद रखेंगे। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा को जोड़ा, उसका नाम है सिंधी। कौन सी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वां भाषा के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं कि 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा को जोड़ा गया, उस तीनों का नाम क्या है, तो तीनों का नाम है कोंकणी,
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, याद रखें। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मानता है कि जो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो 3 भाषा जोड़ा गया है, उसमें कौन सी भाषा विदेशी भाषा जोड़ा गया है? तो विदेशी भाषा जो नेपाली है आपका, ये विदेशी भाषा है। नेपाली दूसरा देश की भाषा है ना, तो नेपाली विदेशी भाषा में आता है। तो विदेशी भाषा किस भाषा जोड़ा गया? तो नेपाली को, है ना, भारतीय संविधान में दर्जा दिया, मान्यता दिया गया। अब बात करते हैं कि जो ये 4 भाषा है, ये कौन कौन है, ये कब जोड़ा गया, इसकी बारे में हम बात कर लें। तो इसको जोड़ा गया 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, 2003 में जोड़ा। 2003 में 4 भाषा को मान्यता मिला। वह 4 भाषा क्या था कि संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वह 4 भाषा क्या था? वह 4 भाषा था संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है ना, याद हो जाएगा सिंपल सा, 2-3 में खाली बोल लेंगे तो। और जो 3 भाषा जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था 1992 में। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ा गया 3 भाषा को। कौन कौन था? वह 3 भाषा था कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, है ना। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषा से जोड़ा गया। और जो 15वां भाषा था वह कब जोड़ा गया था? तो 1967 में। 71वां संवैधानिक संशोधन 1967 में 15 भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में अभी जो है मानक भाषाओं के कितने भाषाओं को मान्यता मिल चुका है? तो 22 है। कितना टोटल है? 22 है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा मानक भाषाओं की चर्चा किया, है ना। अब बात करते हैं कि अनुसूची 9 में क्या है? तो भूमि सुधार। 7 में शक्ति के बंटवारा, 8 में मानक भाषा और 9 में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार संबंधी जो नियम कानून है अनुसूची 8 में है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। भूमि सुधार संबंधी नियम कानून अनुसूची कितना में है? 9 में है। 10 में क्या है? दल बदल संबंधी कानून। अनुसूची 10 में जो है दल बदल संबंधी कानून, मतलब कि जब ये भारत आजाद हुआ था, आजाद मतलब संविधान बना, तो वहां पर जो है जो कोई नेता थे, क्या अपने पार्टी को बदल करते थे। जीतने के बाद जो है, जीतने के बाद ई पार्टी से ऊ पार्टी में, ऊ पार्टी से ई पार्टी में लोग आते जाते रहते थे। इस प्रकार इसीलिए जो है, इसीलिए 10वें अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था, बता दें आपको, 10वां अनुसूची की अगर बात करें तो 10वें अनुसूची जो है जोड़ा गया था 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में। 1985 में जोड़ा गया था, याद रखें, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में। और जो 9वां अनुसूची है, ये 9वां अनुसूची की अगर बात कर लें तो 9वें अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो जब पहली बार संशोधन हुआ था संविधान में, तो पहली बार प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा 9वें अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें चर्चा किया गया क्या? भूमि सुधार के बारे में, है ना। और 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 10वां अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया। अगर 11वीं की अगर बात कर लें, 11 तथा 12, अनुसूची 11 तथा 12 की बात कर लें, इसको जोड़ा गया था 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93। डेट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, तो 92-93 यहाँ पे इसी प्रकार 92 भी रहेगा सही होगा, 93 भी रहेगा तो सही मारिएगा, ठीक है ना। तो 92-93 याद रखेंगे कि अनुसूची 11 तथा अनुसूची 12 को जोड़ा गया कब? तो ये दोनों को जोड़ा गया है 1992-93 में, है ना। तो 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1992-93 में 11 अनुसूची तथा 12 को। तो जो अनुसूची 10 में है दल बदल संबंधी कानून की चर्चा है। दल बदल संबंधी कानून का मतलब क्या बताएं आपको, कि जो नेता लोग थे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने जा रहे थे, इसलिए दल बदल संबंधी कानून बनाया गया, उसके प्रावधान दिया गया, कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे देश नहीं चलेगा, है ना। तो अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी कानून, यानी दल बदल को जो कानून है उसको रोकने के लिए, दल बदलने का जो नियम है उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। अनुसूची कितने में चर्चा किया गया है? तो अनुसूची 10 में चर्चा किया गया है। 11 जो है पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूची 11 में क्या चर्चा किया गया है? तो अनुसूची 11 में चर्चा किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था, तो याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था जो अगर बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल जो है 29 विषय को दिया गया है। कितने विषय? 29 विषय, 29 कार्य क्षेत्र दिया गया है ना।
पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो है बोल सकते हैं ग्रामीण स्तरीय का स्वशासन, है ना, ग्रामीण स्तरीय का। इसमें टोटल कितना विषय है, 29 विषय की चर्चा किया गया है। और जो पंचायती राज व्यवस्था होता है, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो शासन होता है, इसमें देखिए, इसमें लोगों को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए वोट देने के लिए। कम से कम कितना वर्ष बताया गया, 21 वर्ष वोट देने के लिए होना चाहिए, है ना। सॉरी, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए इसमें, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो इसका जो है 3 आता है। एक होता है ग्राम पंचायत, एक आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और एक आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और एक होता है जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है। अब बात करिए जो ग्राम पंचायत होता है, इसका प्रधान को बोला जाता है मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या बोला जाता है, मुखिया बोला जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या बोला जाता है, मुखिया बोला जाता है ना। इसका जो चुनाव है लोग जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको जनता चुनता है। लेकिन जो पंचायत समिति होता है, इसके प्रधान को क्या कहा जाता है, प्रमुख। इसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है, इसका उपप्रमुख भी होता है। लेकिन इसका जो चुनाव होता है ना, अब प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो पंचायत समिति चुनाता है ना, पंचायत समिति में ही उसमें अपने आप सब चुनता है किसी को, है ना, वोट देकर। तो बोल सकते हैं कि पंचायत समिति का जो प्रमुख का जो चुनाव है, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। और अध्यक्ष भी होता है, इसका एक उपाध्यक्ष, जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी होता है ना। पंचायत समिति का प्रमुख भी होता है और उप प्रमुख भी होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है ना। यहाँ से देख सकते हैं कि अनुसूची 9, 10, 11, 12 ये चारों अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। ये चारों अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका या नगर निगम, नगर पालिका या नगर निगम। इसमें टोटल जो है 18 विषय की चर्चा है, 18 कार्य क्षेत्र की चर्चा है। तो अनुसूची 12 जो है अंतिम अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा किया गया है। नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से चलेगा शासन, उसके लिए नगर पालिका बनाया गया और उसमें उसको रखा गया अनुसूची 12 में। तो अनुसूची 11, 12 का दोनों को एक ही टाइम जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1992-93 में। अब किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो बता दें आपको, ये जोड़ा गया था 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया था। तो एक बार हम क्यों रिवीजन करते हैं, किस प्रकार से हम लोगों ने अभी भारतीय संविधान की अनुसूची को देखा। बता दें आपको, सबसे पहला अनुसूची में क्या था, प्रथम अनुसूची में था कि भारत के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के सभी राज्यों तथा सभी केंद्रशासित राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 में जो है किया गया है वेतन तथा भत्ता की चर्चा, मतलब पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते की चर्चा, है ना। अनुसूची 3 में जो किया गया है शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा की चर्चा किया गया कि राज्यसभा में सीट किस प्रकार से आएगा, कहां से आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा की चर्चा किया गया अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या है, तो भारत के सभी राज्यों, पूरे भारत में बोल सकते हैं, पूरे भारत में एसी तथा एसटी के प्रशासन की चर्चा है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में बात करें तो अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, 4 राज्यों में एसी के प्रशासन की चर्चा किया गया। विशेष प्रावधान है एसी के प्रशासन के लिए, है ना, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में बात करें तो 7 से सूची या 7 से क्या हुआ, सात से क्या हुआ, सूची। तो अनुसूची 7 में जो किया गया है चर्चा, वह सूची का चर्चा किया गया, मतलब शक्ति का बंटवारा बोल सकते हैं। शक्ति के बंटवारा मतलब किस प्रकार से कौन कानून बना सकता है उसकी चर्चा, ठीक है। तो अनुसूची 7 में शक्ति का बंटवारा। अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में जो किया गया है चर्चा, देख सकते हैं आप, अनुसूची 8 में है मानक भाषा की चर्चा। अनुसूची 8 में क्या है, मानक भाषा, जो वर्तमान में मानक भाषा 22 है ना। अनुसूची 8 में मानक भाषा।
अनुसूची 9 में जो सबसे पहले जोड़ा गया था संवैधानिक संशोधन के द्वारा, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में जोड़ा गया भूमि सुधार संबंधी कानून, नियम कानून। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधी नियम कानून को जोड़ा गया है ना, जो 1951 में जोड़ा गया। अनुसूची अगर 10 की बात कर लें तो 10 में क्या, मन में सोचना है, बोलना है। अनुसूची 10 की अगर बात कर लें तो 10 में क्या देख सकते हैं, 10 में है दल बदल संबंधी कानून। 10 में क्या है, दल बदल संबंधी कानून है ना, जो जोड़ा गया था कब, तो जोड़ा गया है, ये जो जोड़ा गया था दल बदल संबंधी कानून वाला 1985 में, 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में। अब बात करें 11 अनुसूची, जो 11 है इसमें क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ग्रामीण स्तर पर जो होता है ना, एक होता है शहरी स्तर पर, एक होता है ग्रामीण स्तर पर। तो शहरी ग्रामीण स्तर पर जो होता है उसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो चर्चा है अनुसूची कितना में, 11 में, इसको जोड़ा गया कब, 1992-93 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992-93 में जोड़ा गया, ठीक है ना, 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब अनुसूची जो 12 है, 12 में क्या किसकी चर्चा है, तो 12 में है नगर पालिका या नगर निगम। अनुसूची 11-12 मिलता है ना, 11 में है पंचायती राज व्यवस्था और 12 में है नगर पालिका या नगर निगम। शहरी क्षेत्र से तो नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र से पंचायती राज व्यवस्था है ना। इस प्रकार से हम लोगों को इस प्रकार से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और याद आप लोग आशा करते होंगे आप लोग को ये पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर याद हो गया होगा है ना। अगर वीडियो में आप अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट्स में अपना विचार को रखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है ना, तो कमेंट्स में अपना विचार जरूर रखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से बनाते रहें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे यहाँ पे इसी वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।